दुनिया भर में कोरोना के एक नए वेरिएंट को लेकर के चर्चा हो रही है। इस वेरिएंट के बारे में आपने भी नाम सुना होगा, जिसका नाम है ओमिक्रॉन, है ना? साइंटिफिकली इसे B.1.529 के नाम से जाना जाता है। ये जो न्यू वेरिएंट है कोरोना का, ये दुनिया भर में अब स्प्रेड होना शुरू हो गया है और ऐसे में ऐसा आशंका जताई जा रही है कि क्या भारत में अब तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी चीज हम आपको ये भी बताएंगे कि इस जो वेरिएंट जो आते हैं, डिफरेंट वेरिएंट जो आए हैं, उन वेरिएंट्स को WHO के द्वारा कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट टू पार्ट्स में। वो होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के जो भी वेरिएंशन है, जैसे कि डेल्टा, अल्फा, गामा, बीटा, इस तरह के जो वेरिएंट्स आपने सुने थे, जिसमें डेल्टा जो वेरिएंट था इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था और बहुत ज़्यादा कहर बरसाया था। तो इन सभी वेरिएंट्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्या ये डिडली है, इसे जान जा सकती है और कितनी तेजी से ये फैल सकता है दुनिया भर में, क्या WHO की गाइडलाइंस है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मेरे वीडियो की PDF और लिंक दोनों ही आपको मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्या अब तक के अपडेट्स हैं ओमिक्रॉन को लेकर के, वो मैं आपको बताऊंगा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की जो लिस्ट है वो क्या है, उसमें कौन कौन से ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनको शामिल किया गया है और वो कितने ज़्यादा, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ में करंट नॉलेज अबाउट ओमिक्रॉन, है ना, अभी तक क्या पता चला है हमें ओमिक्रॉन के बारे में, ये बताऊंगा। इसके अलावा ट्रांसमिसिबिलिटी, कितना तेजी से ये फैल सकता है, सिवेरिटी ऑफ डिजीज कितना ज़्यादा खतरनाक है, और इफेक्टिवनेस ऑफ प्योर सार्स कोविड 2 इन्फेक्शंस। जिस तरीके से पहले के जो भी वेरिएंट्स आए हुए हैं उन सभी में जितने भी इफेक्टिवनेस, किस तरीके से वो इन्फेक्शंस फैला सकते थे, क्या ओमिक्रॉन भी उतना ज़्यादा खतरनाक है या फिर उससे ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा जो भी वैक्सीनेशन हो चुकी है अभी तक, क्या उसका इफेक्ट होगा ओमिक्रॉन के ऊपर। अभी के जो टेस्ट हुए हैं, करंट टेस्ट जो हो रहे हैं, जैसे RT-PCR तो जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट से क्या ओमिक्रॉन को डिटेक्ट किया जा सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। और आखिरी में बताऊंगा आपको कि जो करंट ट्रीटमेंट जो चल रहा है कोविड को लेकर के, क्या इस ट्रीटमेंट से ओमिक्रॉन को भी ठीक किया जा सकता है। इसके बाद एट द लास्ट में आपको बताऊंगा कि कोविड को लेकर के या फिर ओमिक्रॉन को लेकर के WHO की जो गाइडलाइंस है पूरे देशों को, पर्सन्स को, तो उन सभी गाइडलाइंस को भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा एट लास्ट हमारे साथ और एट लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल बता दूंगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो ओमिक्रॉन को लेकर के दुनिया भर में जो बातें चल रही हैं, न्यूज में आप जो देख रहे हो, कितना ज्यादा सही है, कितना हमें डरने की जरूरत है, कितना ज्यादा हमें इससे सेफ रहने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओमिक्रॉन के लिए जो अब तक के अपडेट्स आ चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 26 नवंबर को यहाँ पर WHO के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी। उस गाइडलाइन में इसको सबसे पहले नॉमिनेट किया गया इस नाम से B.1.529, जिसे हम ओमिक्रॉन के नाम से जानते हैं। और इस डिजीज को, इस वेरिएंट को यहाँ पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में WHO ने इसे यहाँ पे डाला था। ठीक है, प्रेजेंटली जो भी इसके एविडेंस मिले हैं उस एविडेंस के आधार पर यह बताया गया कि इसके अंदर सेवरल म्यूटेशंस हो चुके हैं। जो कोरोना का स्पाइक जो आप देखते हो, कोविड का स्पाइक जो देखते हो, उस स्पाइक में यहाँ पर इतने ज्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं कि इसका सेवेरिटी कंडीशन जो है काफी ज्यादा होते जा रहा है। ऐसे में इसके बिहेवियर को जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑन हाउ इजिली इट इज स्प्रेड, कितना तेजी से ये फैल सकता है, इसकी इलनेस सिवेरिटी कितनी ज्यादा है ना, ये सब कुछ हम इस वीडियो के एट द लास्ट तक हम समझ पाएंगे। तो ये अपडेट है। आपको पता होना चाहिए कि कोविड ओमिक्रॉन जो है वो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे डिटेक्ट किया था 24 नवंबर को, और 26 नवंबर को WHO की तरफ से इसके लिए इतनी तगड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। फिलहाल वेरिएंट ऑफ कंसर्न की जो ये लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एट लास्ट ओमिक्रॉन को भी शामिल कर लिया गया है। अल्फा जो वेरिएंट था, बीटा वेरिएंट था, इन सभी में सबसे जो खतरनाक वेरिएंट आया था वो डेल्टा वेरिएंट था, जो कि पूरी दुनिया में कहर बरपा गया। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये इंडिया में अक्टूबर 2020 में आया था तो इंडिया में सेकेंड वेव आई थी और उस वेव में डेल्टा वेरिएंट ही वर्क कर रहा था।
ऐसे में ये जो वेरिएंट था आपने देखा कितना डेडली था, बहुत सारे लोगों की भारत में जान चली गई। सेकेंड वेव एक तरीके से बहुत ही खतरनाक बन करके आया था। तो इस तरीके से इस डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा सीवियर हो सकता है ओमिक्रॉन, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इसके जो सोर्सेज हैं वो मल्टीपल कंट्रीज में हैं। और सबसे पहले तो अफ्रीका में किया गया डिटेक्ट, बट एट लास्ट अभी के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज में इसको डिटेक्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में जितने भी ये वेरिएंट्स आप देख रहे हो, ये सभी दुनिया भर में कहर बरपा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक लहर आने वाली है दोबारा से ओमिक्रॉन को लेकर के, ये गाइडलाइंस यहाँ पे जारी की गई है। वहीं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें वो सभी वेरिएंट्स को शामिल किया गया है जो काफी ज्यादा फैल सकते हैं बट उतना ज्यादा डीडली नहीं होते हैं। जैसे कि लेमडा जो था वो पेरू में स्टार्ट हुआ 20 दिसंबर को, वहीं एमयू नाम का जो वेरिएंट था वो कोलंबिया में जनवरी 2021 में और पहली बार डिटेक्ट किया गया था। तो ये होते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब हम आगे देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं, क्या ओमिक्रॉन के बारे में अभी हमें क्या नॉलेज मिली है। तो दुनिया भर में और साथ में साउथ अफ्रीका जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से डिटेक्ट किया गया है, तो दुनिया भर में अभी रिसर्च चल रहे हैं इस ओमिक्रॉन को लेकर के, इसके म्यूटेशंस को लेकर के। जो भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पा रही है उसको लेकर के अभी तक डब्ल्यूएचओ ने खोल करके कुछ भी नहीं बोला है। अभी तक सिर्फ गाइडलाइंस जारी की गई है इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। तो जो भी स्टडीज होंगी उसके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा और डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ओमिक्रॉन जो है हमें इफेक्ट कर रहा है। तो इन इन्फेक्शंस में सबसे जरूरी होता है ट्रांसमिलिटी, कि जो भी वायरस है वो कितना तेजी से फैल रहा है। देखिए अभी तक ये कितना तेजी से फैल सकता है इसके बारे में कोई भी क्लियर डेटा नहीं मिला हुआ है, क्योंकि अभी ये थोड़ा लेटेस्ट है और इसके बारे में जो भी रिसर्च हो सकते थे वो उतना ज्यादा अभी तक नहीं हो पाया है। अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से फैला था और ऐसा माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी काफी तेजी से फैल सकता है, क्योंकि ऐसा बताया गया कि द नंबर ऑफ पीपल टेस्ट पॉजिटिव हैज राइजन इन एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका अफेक्टेड बाय दिस वेरिएंट। तो क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन की जो संख्या है वो काफी ज्यादा तेजी से फैल रही है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि डेफिनेटली ये जो वेरिएंट है वो काफी तेजी से ट्रांसफर हो रहा है। बट एपिडेमियोलॉजी स्टडीज आर अंडरवे टू अंडरस्टैंड इफ इट इज बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन और अदर फैक्टर। तो जो भी इन्फेक्शन हुआ है क्या वो ओमिक्रॉन की वजह से ही हुआ है या फिर उसके कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। इन चीजों के बारे में भी बताया जाना बाकी रह गया है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये जो सिवेरिटी है स्टडीज की कितनी ज्यादा है ना। तो देखिए प्राइमरली जो डेटा सजेस्ट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो साउथ अफ्रीका में बढ़ चुका है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये जो डेटा है वो हो सकता है कि ओवरऑल नंबर ऑफ पीपल जो है इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सिवियर कंडीशन हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्टेड होना और सिवेरिटी होना अलग अलग बातें हो सकती हैं। हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद लोग जल्दी से ठीक भी हो जाते हों, लेकिन अगर उसकी सिवेरिटी ज्यादा होती है तो ऐसे में डेथ रेट केस ज्यादा हो जाता है। तो there is a currently no information to suggest that the symptoms associated with Omicron are different from those from other variants, है ना। जो भी वेरिएंट्स अब तक के पता चले हैं क्या उनसे अलग इसके सिम्टम्स हैं, क्या उससे अलग ट्रीटमेंट है, इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं मिल पाई है। इसीलिए जो भी इनिशियल रिपोर्ट्स यहाँ पे मिले हुए हैं उन सब में ये बताया गया कि जो भी यंगर इंडिविजुअल्स हैं जिनके मोर माइल्ड है डिजीज को, जिनको बहुत ही ज्यादा जल्दी डिजीज हो जाती है, यानी कि उनकी जो इम्यूनो सिस्टम है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस ऐसे लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी जल्दी कैच कर पा रहा है। All variants of COVID-19, including a Delta variants that is dominant worldwide, can cause several disease or death. तो ऐसा भी हमें इसे इजीली नहीं लेना है, क्योंकि कोविड-19 के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो जान ले सकते हैं अगर उसे हम कंसर्न ना करें, है ना। खास करके वो लोग जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, है ना, डिजीज टेंट्स होते हैं, ऐसे लोगों को प्रिकॉशंस मेजर रखना जरूरी है। और इन सभी चीजों में सबसे जो जरूरी है वो प्रिवेंशन है। चाहे आप कितने भी हेल्दी हो, आपको प्रिवेंशन मेंटेन करने की जरूरत होती है, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। आगे बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ प्योर SARS-CoV-2 इन्फेक्शंस, है ना। तो इसकी जो पहले से जो हमें एविडेंस मिले हैं उससे ये पता चल रहा है कि जो पीपल्स हैं जिनको ऑलरेडी
कोविड हो चुका है, क्या वो री इन्फेक्टेड हो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। ओमिक्रॉन से वैसे पर्सन को दोबारा से कोविड हो सकता है जो पहले से ही कोविड 19 के शिकार हो चुके हैं। भले ही वो अभी के टाइम पे ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन्हें दोबारा से कोरोना नहीं होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन दोबारा से इन्फेक्ट कर सकता है। इसके जो म्यूटेशंस हैं वो काफी अलग ही लेवल पे हो चुके हैं, इसलिए दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हो चुके हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग एडवाइजरी यहाँ पे जारी की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएशंस देखने को मिले हैं वो काफी ज्यादा है। बट अभी के जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अभी रिसर्च करने की जरूरत है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है हम जरूर आपको अपडेट करके यहाँ पे बताने वाले हैं। दूसरी चीज बताने वाले हैं क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन। यहाँ पर WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो सारी की सारी WHO की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही अपडेट्स में इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो मैंने जो अभी आपको चीजें बताई हैं वो सब कुछ WHO के द्वारा दी गई गाइडलाइंस ही है। तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन के बारे में बताया गया कि जो भी वैक्सीनेशन हुए हैं अभी तक लोगों के द्वारा, क्या वो इफेक्टिव होगा ओमिक्रॉन के ऊपर। तो WHO ने इसके ऊपर अभी बताया कि टेक्निकली अभी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना बाकी है, लेकिन जैसा देखा गया है कि जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट जो आया था तो उसके ऊपर भी वैक्सीन काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस वेरिएंट के ऊपर भी वैक्सीन काम करेंगे, क्योंकि उन वैक्सीन में इस म्यूटेशंस के लेकर के अलग से कोई ऐसी तो चीज बनाई नहीं गई है, बट डेफिनेटली उससे सीवियर कंडीशन से बचा जा सकता है। यानी कि जिन लोगों को भी वैक्सीन लगा हुआ है ओमिक्रॉन के द्वारा उनकी जो क्रिटिकल कंडीशन जो है वो क्रिटिकल नहीं होगी, ट्रीटमेंट इजीली करा जा सकता है और उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन हमें फिर भी प्रिकॉशंस मेजर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। इफेक्टिवनेस ऑफ करंट टेस्ट, अभी के जो टेस्ट हो रहे हैं क्या उन टेस्ट में पता चल सकता है कि आपको जो भी कोविड हुआ है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, अल्फा वेरिएंट है, गामा वेरिएंट है, क्या है। तो क्या ओमिक्रॉन के बारे में डिटेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल। अभी के टाइम पे जो PCR टेस्ट होता है, जो वाइडली नॉन टेस्ट है, पूरी दुनिया में इस तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, इस टेस्ट में ओमिक्रॉन के बारे में डिटेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, स्टडीज आर ऑन गोइंग टू डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी इंपैक्ट ऑन अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट इंक्लूडिंग रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। क्या दूसरे तरह के टेस्ट से भी इसे पता किया जा सकता है? तो इसके ऊपर अभी रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन PCR टेस्ट में आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आप ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही है जिसमें आप किसी विदेशी पर्सन से मिले हुए हों या फिर ऐसे जगह पे गए हैं जहां पर कोविड पॉजिटिव लोगों के साथ में आप रहे हो, तो डेफिनेटली आपको PCR टेस्ट कराना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि करंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं तो आपके ऊपर जो ट्रीटमेंट किए जाएंगे क्या वही वाले ट्रीटमेंट किए जाएंगे जो इसके पहले किए जाते थे कोविड 19 को लेकर के, जो भी डेल्टा वेरिएंट था या फिर अदर वेरिएंट्स। जी बिल्कुल, यहाँ पर बताया गया कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और IL-6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स विल स्टिल बी इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग पेशेंट, है ना। तो इस तरीके के जो ट्रीटमेंट जो कोविड के लिए ऑलरेडी चलते आ रहे हैं, उन ट्रीटमेंट्स को यहाँ पर WHO की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि उसको किया जा सकता है और इस तरीके से लोग पर्सन्स को जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अदर ट्रीटमेंट के ऊपर अभी तक कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है। अगर ऐसा इफेक्टिवनेस होता है तो डेफिनेटली उसे कंसर्न किया जाएगा। मतलब ये हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन को का इलाज नहीं है और उससे होने के बाद हम सीधे ऐसा कुछ हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, उसका इलाज है और उसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तक के स्टडीज में क्या पता चला है, देखिए अभी तक के जो भी स्टडीज हुए हैं, WHO coordinating with large number of researchers around the world to better understanding Omicron, क्योंकि Omicron अभी तुरंत इसका वेरिएंशन के बारे में पता चला है, इसलिए इसके ऊपर अभी स्टडीज जारी है। दुनिया भर के देशों के साथ में WHO ने ये गाइडलाइन जारी की है कि जो भी इसके ट्रांसमिसिबिलिटी है, इसकी जो सिवेरिटी है इन्फेक्शंस, जो भी इसके वैक्सीन के परफॉर्मेंस है, इन सभी चीजों के बारे में जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स आए हुए हैं दुनिया भर के देशों में, जहां भी इसके रिपोर्ट्स के बारे में पता चल रहा है, उन सभी देशों से कहा जा रहा है कि वो इन चीजों को कोविड-19 क्लिनिकल डेटा प्लेटफॉर्म पे विजिट करें, वहां पर इन डेटा को डाला जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ओमिक्रॉन के बारे में पता चले और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा सके।
ठीक है। तो हालांकि अभी इसके ऊपर स्टडी चल रही है, इसलिए बहुत सारे पुख्ता जो सबूत हैं इसके बारे में नहीं बताया जा रहे हैं, इसीलिए लोगों को ये गाइडलाइन जारी की जा रही है कि हमें ज्यादा ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स मेंटेन करने की जरूरत है। इसीलिए रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए गए हैं दूसरे कंट्रीज को कि किस तरीके से कंट्रीज को एक्शन लिया जाना चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज जो इसमें बताई गई है कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए सभी देशों में, है ना। कोविड-19 सर्कुलेशन ओवरऑल यहाँ पे बताया जाना चाहिए कि लोगों को किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए और जो वैक्सीनेशन हो रहा है उनको कराना चाहिए। इसके अलावा जो भी साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच हो सकते हैं उन देशों को भी फॉलो करा जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज है पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना और मेडिकल कैपेसिटी, ये जरूरी है। दुनिया भर के देशों में क्या किया जा रहा है कि चाहे कहीं पर भी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत है। इसके बारे में अभी लास्ट में चर्चा करूंगा, बट मैं आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा देशों को इस ध्यान रखना चाहिए कि मेडिकल कैपेसिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जिस तरीके से यहाँ पर इन्फेक्टेड होने की खबर आ रही है, ऐसे में उन सभी लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा सके। आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर के जरूर मुझे बताइएगा। WHO जी प्रोवाइडिंग कंट्रीज विद सपोर्ट एंड गाइडेंस, तो यहाँ पर सपोर्ट और गाइडेंस देने की बात कही गई है WHO के द्वारा। इसके अलावा लोगों को किस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे फॉलो किया जाना चाहिए, इसके ऊपर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बात कही गई है 1 मीटर का, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, साथ में आपको वेल फिटेड मास्क पहनना चाहिए। ओपन विंडो जहां भी आप रह रहे हैं घरों में, खिड़कियों को मतलब एक वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए जहां पर प्रॉपरली हवा अंदर बाहर जा सके। अवॉइड पुअरली वेंटिलेटेड और क्राउडेड स्पेस, है ना, क्राउडेड स्पेस में नहीं जाना चाहिए। हैंड क्लीन रखना चाहिए। कफ और स्नीजिंग अगर होता है तो हमें हैंड बेंट करना चाहिए। साथ में वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में अभी तक भी वैक्सीनेशन पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली आप उन ले जाइए, वैक्सीन दिलवाइए। दोनों डोज का लगना जरूरी है। अगर आपने सिंगल डोज अभी तक लिया है तो डेफिनेटली दोनों डोज को लीजिए, क्योंकि अब जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा म्यूटेशंस देखने को मिला है। ऑलरेडी जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है उनके ऊपर भी खतरा है, तो डेफिनेटली अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको ज्यादा खतरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कोविड-19 को लेकर के या फिर ओमिक्रॉन को लेकर के जो भी अलर्ट जारी किए गए थे WHO के द्वारा मैंने आपको बताया। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में साउथ अफ्रीका के द्वारा बताए गए इस ओमिक्रॉन अलर्ट्स को लेकर के दुनिया भर के देश जो है वो साउथ अफ्रीका से आने वाली प्लेन्स के ऊपर बैन लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये गलत है ना। देखिए दुनिया भर में जो भी लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं उससे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो मिडिल क्लास फैमिली और गरीब लोगों को होती है, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी है वो डेली की कमाई से होता है। ऐसे में देशों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि तुरंत एक मतलब लॉकडाउन जो सिचुएशन है वो आखिरी सिचुएशन होना चाहिए। उसके पहले हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया में जो भी देश हैं, चाहे वो इंडिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर जगहों पे ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, ज्यादा बेड्स को क्रिएट किया जाए ताकि जितने भी ज्यादा इन्फेक्शन हो सके उन सभी लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाए। और सबसे जरूरी चीज प्रिकॉशनरी मेजर्स में ध्यान में रखा जाए, सैनिटाइजेशन, मास्क और वैक्सीन ज्यादा लोगों को लगाई जाए। आपका क्या राय है इस ट्रैवल एडवाइजरी जो भी जारी की गई अभी तक मैंने आपको जो बताया, अपने नॉलेज को जरूर शेयर करिएगा। किस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर के हमें अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में आप इतना रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।